JKSSB के 30 इम्पोर्टेंट MCQs को आज डिस्कस करेंगे हम. Let us begin today's session. The question number and 1 is, which schedule of the constitution is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ डील करता है राज्यसभा की, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की. The option 1 is 4th schedule, second is 5th schedule, third is 6th schedule or 4th 7th schedule. The answer of this question is 1. जो allocation of seats है राज्यसभा की कि states को कितनी ज़्यादा seats allocate हो, ये schedule 4 डील करता है. शेड्यूल फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, ये टेरिटरी के साथ डील करता है. सेकंड इमोलमेंट्स के साथ डील करता है. थर्ड एफर्मेशन के साथ. फोर्थ राज्यसभा के साथ. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल राज्यसभा की एलोकेशन के साथ डील करता है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 12 शेड्यूल्स. इसके लिए मैं सुन आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगा. जितने सारे शेड्यूल्स है, पार्ट्स है, आप उनको कैसे रिमेंबर करेंगे. सो फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, 4th शेड्यूल है जो एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ डील करता है स्टेट्स की राज्यसभा में. The question number and second is, the parliamentary system of government is one. क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हम किस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री कहते हैं. The option 1 is, all political parties in the parliament are represented in the government. The second option is, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. Third option is, the government is elected by the people and can be removed by them. Or the fourth option is, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before the completion of a fixed term. अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और उसे पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है. Hence the answer of this option is, hence the answer of this question is option 2, that is the government is responsible to the parliament. हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जहां गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और ये गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकती है. सी वी हैव अ पार्लियामेंट जिसमें बोथ पार्टीज़ होती है, जिन्होंने जीता भी होता है, जिन्होंने हारा भी होता है. दैट इज़ द पार्टी विच इज़ इन पावर, और अपोजिशन भी होती है. ये सारा पार्लियामेंट बनता है. ये गवर्नमेंट जो बनती है, ये दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दिस अपोजिशन. इसको लोगों को जवाबदेही करना है. जब ऐसा होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब सपोर्ट में नहीं रहती तो इसको पार्लियामेंट रिमूव भी कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज़ द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करता है. द फर्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स, थर्ड प्रीएम्बल, फोर्थ 7th शेड्यूल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. जो DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फ्रेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं आइडियल स्टेट, आइडियल वेलफेयर स्टेट. ये वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेलफेयर स्टेट के साथ डील करता है. यानी इसमें वो पॉलिसीज़ होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में आए ताकि एक आइडियल वेलफेयर स्टेट हो, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो, एनिमल राइट्स के बारे में बात हो, इंटरनेशनल पीस हो. इसके अलावा जो है common code of law हो, common code of conduct हो. So the part which deals with ideal of welfare state is directive principles of state policy. The next question is question number 4. Consider the following statements. नीचे कुछ statements दिए गए हैं, हमें इन्हें consider करना है कि इनमें से कौन सा सही है. The first is, the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. The second option is, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which Constitution is based. Now इन दो ऑप्शंस में से हमें बताना है which of the statement given above is correct.
देखिए अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट को एनालाइज करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया गया था, बल्कि इट वाज इन 1973 जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, मशहूर केस है, दैट इज़ केसा वंदना भारती केस। केसा वंदना भारती केस में जो डॉक्ट्रिन थी बेसिक स्ट्रक्चर की, ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं है। इट इज़ दिस केस विच डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर। द सेकेंड ऑप्शन टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू को, ताकि वो सेफ गार्ड करे लिबर्टी। ये बिल्कुल सही है। हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर लॉ पास होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, गाइडलाइन आती है, अगर वो फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो या उसमें इल मोटिव्स हो, तो उसको शट डाउन किया जा सकता है, उसको उसके प्रोविजन को खत्म किया जा सकता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दिस इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट। द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़। क्वेश्चन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। Option 1 is a part of constitution but has no legal effect. Second option, not a part of constitution and has no legal effect either. Third option is a part of constitution and has same legal effect as other parts. Or the fourth is a part of constitution but has no legal effect independently of other parts. अगर हम preamble की बात करेंगे, the correct answer of this question is दी ऑप्शन 4। ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट इसका कोई लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हमारा जो प्रीएम्बल है दैट टॉक्स अबाउट इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। तो इक्वेलिटी की अगर हम बात करेंगे, दिस इज टॉक्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो प्रीएम्बल को इफेक्ट देने के लिए हमें दूसरे आर्टिकल को पढ़ना पड़ा। इसी तरह से फ्रेटर्निटी की बात होती है, ब्रदरहुड की बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, तो ये DPSPs में पाया जाता है। इसीलिए एक जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। द क्वेश्चन नंबर 6 इज विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन पार्ट 4 के बारे में बात करता है। व्हाट इज पार्ट 4? पार्ट 4 इज DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन हमसे कहता है कि दिए गए नीचे कुछ ऑप्शंस है जो पार्ट 4 DPSPs के बारे में है, आप बताइए उनमें से कौन सा सही है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। द सेकेंड इज दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। द थर्ड इज द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट are to influence the making of laws by the state. Now we have to choose option. The option is 1 only, 2 only, 1 and 3 or 4, 2 and 3. देखिए अगर हम पहले ऑप्शन को समझेंगे, दे शैल बी एनफोर्सेबल कोर्ट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उनको वायलेट किया जाता है या उनको अप्लाई नहीं किया जाता, उनके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनको अप्लाई करवाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पार्ट 4 के बारे में नहीं है। इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। लेकिन इनमें ऐसे कुछ पॉलिसीज़ होती है, जैसे हमने अभी बताया था वेलफेयर स्टेट के बारे में, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी पॉलिसीज़ में। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ राइट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ एज वेल राइट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 4। 2 और 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में, ये दोनों स्टेटमेंट्स राइट है। यू नीड टू रिमेंबर अबाउट फंडामेंटल राइट्स दैट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कोर्ट करता है, लेकिन DPSPs में दे शैल नॉट बी एनफोर्सड बाय द कोर्ट्स। इसके अलावा इनमें जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है लॉ मेकिंग में। द क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months even if she is not member of legislature of that state. क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक स्टेटमेंट है नीचे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक पर्सन को जो वोट दे रहा है या एलिजिबल है वोट के लिए, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, अगरचे कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर ही ना हो। हमें कहना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। सेकेंड ऑप्शन हमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जेल होती है और जेल होने के बाद उसको ज़िंदगी भर के लिए वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, ना ही पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही सेकंड स्टेटमेंट सही है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नाइदर 1 और नाइदर 2। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन। जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, इन दोनों बॉडीज़ के पावर्स कहाँ पे सेम है? द फर्स्ट इज द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। द सेकेंड ऑप्शन इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड इज द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ इज मेकिंग कट मोशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। जो अमेंड करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें राज्यसभा और लोकसभा में एक जैसे पावर्स है। अगर ऑप्शन पहले की बात करेंगे, जो मैटर है ऑल इंडिया सर्विसेज का, ये पावर राज्यसभा को है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट का पावर लोकसभा को है। इसके अलावा मेकिंग कट मोशंस का भी पावर जो है ये लोकसभा को है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के सेम पावर्स हैं। द क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स incorporate protection against the untouchability as a form of discrimination। नीचे दिए गए फंडामेंटल राइट्स में से अनटचेबिलिटी के बारे में कौन लॉ इनकॉर्पोरेट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अनटचेबिलिटी के लिए? द फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और द फोर्थ राइट टू इक्वालिटी। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट टू इक्वालिटी। जो है राइट टू इक्वालिटी इनकॉर्पोरेट करता है कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक ऑफेंस है, ये फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में आता है। आप याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इधर इट इज़ JKSSB कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है या JKPSC कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, 3 सेक्शंस आपको मैंडेटरी टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। द फर्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा जो प्रोविजंस पार्ट, कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है, कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है, एक रफ आइडिया आपका ज़रूरी इस बारे में होना चाहिए। नाउ एक और सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज नाउ वी आर UT। जो भी प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज़ पे अप्लाई होते हैं, जो भी लॉज यूनियन टेरिटरीज़ पे अप्लाई होते हैं, वो भी हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 इज़, in India, separation of judiciary from executive is enjoined by। इंडिया में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कौन करता है? कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सेपरेटली डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होनी चाहिए? द फर्स्ट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड इज 7th शेड्यूल। और फोर्थ द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। जो DPSPs है ये कैटेगोरिकली मेंशन करती है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो DPSPs में आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 स्टेट करता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यानी जो आर्टिकल 50 है DPSPs का, वो कैटेगोरिकली स्टेट करता है कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो सेपरेट कर पाए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए। द फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। द सेकेंड इज पॉपुलर गवर्नमेंट। द थर्ड इज मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। और द फोर्थ ऑप्शन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट है जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है।
लिमिटेड गवर्नमेंट इसलिए जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिए हैं वो अपने फंक्शंस उसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जिस बॉडी को जो फंक्शन दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, वो अपने पावर्स उसी में एक्सरसाइज करके दूसरे में इंटरवीन ना करे। सो हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, जो अपने खाली उन अफेयर्स में काम करती है जो उनको दिए गए, जो अधिकार उनको दिए गए हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, दिस इज लिमिटेड गवर्नमेंट एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड many times in different exams. All these questions that I have discussed as of now with you, ये सारे questions most of the times different competitive exams में already आ चुके हैं। The question number 12, this is geography section now. The question says, which of the following is the longest river that originates in India? Longest river के बारे में बात होती है लेकिन वो originate इंडिया में ही होता है। The first is ब्रह्मपुत्रा, second is गंगा, third is यमुना और D गोदावरी। दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गंगा। जो गंगा है ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो इंडिया में ऑरिजिनेट होता है। इसका जो सोर्स है दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद ये पूरे नॉर्थ इंडिया को ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड। यानी अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कौन कितना ऊपर है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे लोवेस्ट मानी जाती है। द फर्स्ट इज कुतानंद रीजन इन केरला, सेकेंड इज सौराष्ट्र रीजन इन कर्नाटका, थर्ड इज कोरामंडल ऑफ तमिलनाडु, द फोर्थ इज मलाबार रीजन ऑफ केरला। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। कुतानंद जो है ये सबसे लोवेस्ट आल्टीट्यूड माना जाता है पूरे इंडिया का। कुतानंद के बारे में मैं आपके यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर की जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में। फ़िलहाल 3 प्रैक्टिसेस हैं और 3 रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रैक्टिसेस की जाती है। द फर्स्ट इज़ कुतानंद इन केरला, द सेकेंड इज़ कोरापुट, ये उड़ीसा की जगह है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ सैफरॉन इन कश्मीर। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कुछ होती है यूनिक, जिस तरह कुटानड़ में की जाती है, इसी तरह कोरापुट में उड़ीसा में एक जगह वहाँ की जाती है, और सैफरॉन कश्मीर में उगाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 सेज पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर जो हमें पता है कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ये किस आइलैंड पे लोकेटेड है। दी ऑप्शन 1 इज नॉर्थ अंडमान, सेकेंड इज साउथ अंडमान, थर्ड इज मिडल अंडमान और नन ऑफ द अबव। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे द आंसर इज बी। जो पोर्ट ब्लेयर है दिस इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। A brief explanation here. Port Blair is capital of Andaman and Nicobar Island and also headquarters for district of South Andaman and is territory's only notified town. ठीक है, so the Port Blair is in the South Andaman. The question number 15, Jamarkota mines of Rajasthan are best known for which among the following minerals? बहुत ही मशहूर माइन है ये जमरकोटा माइन। ये राजस्थान की माइन है। ये किस मिनरल के लिए जानी जाती है? ऑप्शन 1 इज़ माइका, बी इज़ जिंक, सी रॉक फॉस्फेट और डी लाइमस्टोन। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज़ रॉक फॉस्फेट। जमरकोटा माइन्स मानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन हियर। जमरकोटा रॉक फॉस्फेट माइन इज लोकेटेड अबाउट 26 किलोमीटर्स फ्रॉम द उदयपुर इन राजस्थान। द माइन इज लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन इन इंडिया। जो जमरकोटा माइन है जो जानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए, दिस इज लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन इन इंडिया। द क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रिवर है जो अरबियन सी में नहीं चला जाता? अगर हम इंडिया की बात करेंगे, कुछ रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, कुछ है जो अरबियन सी में चले जाते हैं। हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो अरबियन सी में नहीं जाता। द फर्स्ट इज टुंगापर्दा, द सेकेंड इज साबरमती, थर्ड इज मंदोवी, डी इज़ नर्मदा।
ये जो तीनों रिवर्स है ये सारे के सारे जो है अरबियन सी में चले जाते हैं, लेकिन जो टुंगा बर्दा है दिस डज नॉट गो इनटू द अरबियन सी. The option is A is the answer of this question. Now the question number and 17, which of the following pass connects Manali with Leh? जो मनाली है इसको लेह के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? A अगहिल पास, B खरदुंगला पास, C बारालच्छा पास और D बनिहाल पास. The answer of this question is C, that is बारालच्छा पास. जो बारालच्छा पास है ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है. It is located in the Zanskar range at an elevation of 4,890 meters. The answer is correct answer is option C. Now let's move to the next question. Question number 18 says, what is the total length of coastal line of the mainland of India? जो mainland है इंडिया की इसकी कुल मिला के जो ये सारी कोस्ट लाइन है ये कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी? ऑप्शन 1 इज़ 6,100 किलोमीटर्स, सेकेंड इज़ 3,500 किलोमीटर्स, थर्ड इज़ 2,100 किलोमीटर और 1,500 किलोमीटर्स. देखो अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे, मेन लैंड आइलैंड्स को छोड़ के, तो टोटल कोस्ट लाइन है 6,100 किलोमीटर्स. लेकिन अगर हम बात करेंगे आइलैंड्स की भी तो वो एडिशनल 2,000 किलोमीटर बन जाती है. फिर The correct answer of this question is option 1, that is 6,100 kilometers. The length of coastal line of mainland India is 6,100 kilometers. Let's move to the next question, that is question number 19. Which of the following rivers does not originate in India? दिए गए कुछ वर्ड्स है जिन्हें हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा रिवर है जो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होता. ऑप्शन 1 इज सतलुज, बी चिनाब, सी बीस, डी रावी. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. जो सतलुज है ये इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं होता. सतलुज ऑरिजिनेट होता है रक्षात लेक इन तिब्बत. जो रवि ऑरिजिनेट होती है दिस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बाराबंगल हिमाचल प्रदेश. चिनाब और बीस ऑरिजिनेट होते लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश से और हिमालयन रीजन से. The answer of this question is A, जो सतलुज है that does not originate in India. The option A is correct answer. The question number 20, which of the following is the longest tributary of river Ganga? रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. सारे ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है? हमसे एक सवाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है. ऑप्शन 1 इज चंबाल, बी इज यमुना, सी गोमती, डी कंदक. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. जो यमुना है दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज यमुना रिवर. 1380 किलोमीटर्स इसकी कुल मिला के लेंथ है. ये ऑरिजिनेट होता है यमोत्री ग्लेशियर में. द गंगा रिवर ज्वाइन्स द यमुना एट अ डिस्टेंस ऑफ 770 किलोमीटर्स फ्रॉम हरिद्वार नियर अलाहाबाद. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, दैट इज यमुना. Let's move to the next question. Jum is type of which of the following? जुम क्या है? ऑप्शन ए नेम ऑफ रिवर, क्या ये किसी दरिया का नाम है? बी फोक डांस है, टाइप ऑफ कल्टिवेशन है, या ए ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया? अगर जुम की बात करेंगे ये टाइप ऑफ कल्टिवेशन है जिसको स्लैश एंड बर्निंग भी कहा जाता है. इसमें क्या काम करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं जहाँ पे जंगल में पेड़ होते हैं ये इन्हें काट देते हैं और इन्हें जला देते हैं. जब ये जल जाता है तो इसका जो बायोमास ऐड हो जाता है इसकी सॉइल में, ये फर्टाइल बन जाती है, तो इस पे ये लोग जो है धान वगैरह उगा देते हैं. लेकिन कुछ सालों के बाद इसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती है तो इसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन को हम जुम कहते हैं. दिस इज़ अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन. जुम कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में होता है. इसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, उनको उस पर आग लगाई जाती है और फिर इसी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स इस पर ग्रो करें. द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ गवर्न्ड बाय. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किन रूल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गवर्न किया जाता है इंडिया में? ऑप्शन 1 इज़ लोकल स्टैंडर्ड्स ओनली, बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स,
C. Local as well as international accounting standards, और D. Companies internal top management only। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रीवियसली एक सेशन में कि जहाँ पे भी कोई भी आंसर एक्सट्रीम स्टैंड ले रहा है, जहाँ जैसे कि ऑप्शन 1 में ओनली दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में ओनली दिखाई दे रहा है, तो यूजुअली 99% ऑफ केसेस में ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में एनकाउंटर होता है जहाँ एक्सट्रीम स्टैंड ले रहा है तो यू कैन एलिमिनेट इट। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, local as well as international accounting standards. So far as the answer of this question is concerned, option C is the answer. इंडिया में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 इज डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या स्कोप है। नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि इनमें कौन कौन सा स्कोप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। The first is collection and processing of data, B. verifying or auditing data, और C. publishing data, D. all of the above। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ये तीनों स्कोप में आ जाते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रोसेस भी किया जाता है। डाटा जो कलेक्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसका ऑडिट भी होता है और लेटर ऑन इसको पब्लिश भी किया जाता है ताकि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या जो मैनेजमेंट है, बाहर के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले। डाटा को पब्लिश भी किया जाता है। सो ऑल द थ्री आर इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हेंस द ऑप्शन डी इज आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द क्वेश्चन नंबर 24 इज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स आर डैश एसेट्स। जो ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स हैं, ये किस किस्म के एसेट है। द फर्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट, बी फिक्स्ड एसेट, सी करंट एसेट और डी टेंजिबल एसेट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ये सारे ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। द क्वेश्चन नंबर 25 इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू। अगर हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं तो वो क्या निकल जाता है, ये इक्वेशन किसकी बन जाती है। दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारे ऑप्शन में, दैट इज़ जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स को अगर हम करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, दिस इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। इसको आप याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेस चांस है, बट जो बेसिक फाइनेंस और अकाउंटिंग की कुछ इक्वेशंस है, यू नीड टू रिमेंबर देम। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो वन अमंग देम। द क्वेश्चन नंबर 26 इज डैश इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन गोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो क्या है। द फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड इज फंड ट्रांसफर, थर्ड इज मैक्सिमम रिटर्न्स और फोर्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये सारे उनके गोल्स में आ जाते हैं। ऑप्शन 1 बी है, बी बी सी बी, लेकिन जो मेन गोल है दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैनेजमेंट का काम ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, हमारा वेल्थ, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाए, तो उनका फोकस ही इसी चीज़ पे रहता है। वो अपनी पॉलिसीज़, अपने सारे मेजर स्टेप्स जो लेते हैं वो इसी चीज़ को दिमाग में रख के ले लेते हैं कि हमारी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लोज टू द फर्म एक्सेप्ट। दिए गए कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 इज डिप्रिसिएशन, दिए गए कुछ ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो में नहीं आता। डिप्रिसिएशन, सेकंड इज टैक्सेस, थर्ड इज इंटरेस्ट पेमेंट्स और द फोर्थ इज डिविडेंड्स। अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे, दिस इज द ओनली ऑप्शन जो कैश आउटफ्लो में नहीं आता। बाकी टैक्सेस दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है कैश आउटफ्लो के। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, दैट इज डिप्रिसिएशन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। हमसे क्वेश्चन यही पूछता था विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लोज टू द फर्म एक्सेप्ट।
The question number and 28 is which of the following represent cash outflow to the corporation? दिए गए ऑप्शंस में से हम किसको कहेंगे कि ये कैश आउटफ्लो हो रहा है कॉरपोरेशन से? The first option is new loan proceeds. The second is payment of dividends. Third is payment of government taxes. Or the fourth is both payment of dividends and government taxes. The answer of this question is option D. जो पेमेंट्स और डिविडेंड्स है और गवर्नमेंट टैक्सेस हम दे रहे हैं ये कैश आउटफ्लो में आता है. लोन प्रोसीड तो कंपनी को पैसा आ जाता है, ये इसमें नहीं आ जाएगा. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. जो पेमेंट्स हम डिविडेंड की तौर देते हैं और जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं ये दोनों एग्जाम्पल आते हैं कैश आउटफ्लो के. द क्वेश्चन नंबर एंड 29 इज बैंक कैपिटल इज इक्वल टू डैश माइनस डैश. जो बैंक कैपिटल है इसकी फॉर्मूला हमसे पूछी जा रही है. द ऑप्शन 1 इज टोटल लाइबिलिटीज माइनस टोटल एसेट्स. द सेकेंड ऑप्शन इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. द थर्ड इज टोटल एसेट्स और माइनस टोटल रिजर्व्स और नन ऑफ द अबव. आप बैंकिंग कैपिटल के बारे में याद रखिएगा. जो बैंकिंग कैपिटल है ये बराबर होती है कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं माइनस टोटल लाइबिलिटीज. The option second is the answer, that is total assets. यहाँ पे total asset हमारा आ जाएगा minus total liabilities. This is the equation for banking capital. The last question of today's session is which of the following is the source of cash flow? कैश फ्लो का सोर्स कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, decrease in notes payable, depreciation or none of the above. The answer of this question is option 1. जो increase in accounts payable है ये source होता है cash flows का. This was all about today's session. अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.